हेलो स्टूडेंट्स, मैं जितेंद्र सिंह आज आपको कक्षा 8वीं हिंदी दूसरी इकाई का पाठ 7 जिसका नाम है स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और जिसके लेखक का नाम है लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक पढ़ाएंगे बच्चों। तो सबसे पहले हम बाल गंगाधर तिलक के बारे में बताएंगे, उनका परिचय सुनिए। इनका जन्म जो है 1856 ईस्वी दापोली रत्नागिरी महाराष्ट्र में हुआ और इनकी मृत्यु जो है 1920 ईस्वी मुंबई महाराष्ट्र में हुई। बाल गंगाधर तिलक जी एक शिक्षक, सामाजिक कार्यकर्ता एवं प्रसिद्ध वकील थे। तो बच्चों, बाल गंगाधर तिलक जो है पेशे से शिक्षक भी थे और सामाजिक कार्यकर्ता थे और सामाजिक कार्यकर्ता के साथ साथ वकील भी थे। आप देश के पहले ऐसे स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं जिन्होंने पूर्ण स्वराज की मांग करके अंग्रेजों के मन में खौफ पैदा कर दिया था। खौफ का मतलब होता है डर। तो ऐसे स्वतंत्रता सेनानी हुए बच्चों जिन्होंने पूर्ण स्वराज की मांग करते हुए अंग्रेज़ों के दिल में, अंग्रेज़ों के प्रति जो है एक डर उपस्थित किया, डर पैदा कर दिया उनके हृदय में। और जन समाज ने आपको लोकमान्य की उपाधि दी और लोगों ने बाल गंगाधर तिलक को ऐसी उपाधि प्रदान की जो कि लोकमान्य के रूप में प्रसिद्ध हुई। और प्रमुख इनकी कृतियाँ जो है गीता रहस्य, वेदकाल का निर्णय, आर्यों का मूल निवास स्थान, वेदों का काल, निर्णय और वेदांग ज्योतिष आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। ये सारी इनकी रचनाएं हैं। गद्य संबंधी प्रस्तुत भाषण में तिलक जी ने स्वराज्य के अधिकार को आत्मा की तरह अजर अमर बताया है। तो बच्चों, ये जो है गद्य जो है बाल गंगाधर तिलक के का भाषण है और इस भाषण में उन्होंने बताया है कि स्वराज्य के अधिकार, स्वराज्य का अधिकार जो है, अपने राज्य का अधिकार जो है, ये जो है आत्मा की तरह अजर अमर है। जिस तरह से आत्मा अजर अमर होती है और कभी आत्मा मरती नहीं है, उसी तरह से स्वराज्य भी का अधिकार भी होता है, आत्मा की तरह होती है जो अजर और अमर है। और यहाँ तिलक जी ने राजनीति, धर्म, स्वशासन आदि का विस्तृत विवेचन किया है। प्रस्तुत पाठ से स्वराज्य के प्रति तिलक जी की अटूट प्रतिबद्धता दिखाई पड़ती है। इस पाठ में ऐसा दिखाया गया है, ऐसा बताया गया है, पाठ से ऐसा लगता है कि तिलक जी जो है ये प्रतिबद्ध थे स्वराज्य के प्रति और स्वराज्य व्यक्ति का जन्मसिद्ध अधिकार है, इसके बारे में ये प्रतिबद्धता जो है इसमें दिखाई देती है। मौलिक सृजन, तिलक जी द्वारा संपादित प्रकाशित केसरी समाचार पत्र की जानकारी संक्षेप में लिखो। ये जो है आपको लिखना है उनके लेख के बारे में। अभी पाठ पर चलते हैं बच्चों। मैं यद्यप शरीर से बूढ़ा किंतु उत्साह में जवान हूँ। बाल गंगाधर तिलक, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक कहते हैं कि यद्यपि मैं वृद्धावस्था की तरफ पहुँच चुका हूँ, वृद्ध हो चुका हूँ, लेकिन मन में हमारे उत्साह उस तरह से है जिस तरह से जवानों में आता है। तो कह रहे हैं कि हमारे अंदर जोश की कोई कमी नहीं है। जिस तरह से नौजवानों में कार्य करने की शक्ति रहती है, उत्साह रहता है किसी कार्य को करने में, ठीक उसी तरह से मेरे अंदर भी वैसा ही उत्साह है। मैं युवावस्था के इस विशेषाधिकार को छोड़ना नहीं चाहता। आपकी
विचार शक्ति को सबल बनाने से इनकार करना यह स्वीकार करने के समान होगा कि मुझे इस वास्तव प्रस्ताव पर बोलने का कोई अधिकार नहीं है। कह रहे हैं कि युवावस्था जो होती है, वृद्धावस्था और युवावस्था, जो नौजवान होते हैं वो युवा होते हैं, तो जो ये युवावस्था होती है उनको, उनके पास एक विशेष अधिकार होता है, जो उत्साह होता है उनका एक विशेष अधिकार है, उसको मैं छीनना नहीं चाहता, क्योंकि मैं वृद्धावस्था में पहुंच चुका हूं। और लेकिन इस विचार से मैं सबल हूँ, शक्तिशाली हूँ कि यह स्वीकार करने के समान होगा कि मैं प्रस्ताव पर बोलने का कोई अधिकार। कहते हैं कि एक्चुअली यह जो है उत्साह जो है नवयुवकों में होता है, नवयुवकों का अधिकार होता है, उसको मैं छीनना नहीं चाहता, लेकिन मैं भी अपने अंदर वैसा ही मेरे अंदर उत्साह है जैसे कि नवयुवकों में होता है, नौजवानों में होता है। अब मैं जो कुछ बोलने जा रहा हूँ वह चिर युवा है। चिर माने निरंतर, युवा माने नौजवान। कह रहे हैं अभी जो मैं बताने जा रहा हूँ वो चिर युवा है, कभी भी बूढ़ा होने वाला नहीं है, हमेशा नौजवान हो रहेगा। शरीर बूढ़ा जर्जर हो सकता है और नष्ट भी हो सकता है, परंतु आत्मा अजर अमर है। कह रहे हैं किसी की शरीर बूढ़ा हो जाता है, वृद्धावस्था में पहुंच जाता है और शरीर जर्जर हो जाता है, कहने का मतलब कि वह कार्य करने की शक्ति उसमें न के बराबर हो जाती है। लेकिन शरीर के अंदर जो आत्मा होती है वह अजर और अमर होती है, वह कभी भी बूढ़ा नहीं होती, कभी भी वह जो है कार्य करने की उसमें शक्ति की कमी नहीं आती है। और उसी प्रकार हमारी होम रूल गतिविधियों में भले ही सुस्ती दिखाई दे, होम रूल एक नियम था जो अंग्रेजों के द्वारा स्थापित किया गया था। होम रूल स्वराज्य की स्थापना के समय इतिहास में बनाए गए नियम को होम रूल कहते हैं। लेकिन कह रहे हैं कि हमारे पास जो नियम थे वो, उसमें कोई सुस्ती नहीं, उसमें कोई कमी नहीं है, सारी गतिविधियां पहले की जैसी हैं, उसमें कोई कमी नहीं दिखाई देती है। और हमारी दो उसके पीछे छिपी भावना अमर और अविनाशी है। और होम रूल के जो नियम हैं वो अमर है, अविनाशी है, कभी भी विनाश न होने वाली है। और मन को तब तक शांति नहीं मिलेगी जब तक वह ईश्वर से एकाकार न हो जाए। एकाकार होने का मतलब होता है जिस तरह से आत्मा ईश्वर में मिल जाती है, ईश्वर में विलीन हो जाती है तो उसको संतुष्टि मिलती है, ठीक उसी प्रकार से हमारे द्वारा जो बनाए गए नियम हैं, होम रूल हैं, वो भी उसी तरह से हैं जिस तरह से आत्मा होती है। और तब तक वह मेरे भीतर जागृत है। आगे कहते हैं स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार। इनका कहना था कि स्वराज्य जो है जन्म सिद्ध अधिकार है, किसी भी व्यक्ति को स्वराज्य की जो अपना राज्य होता है वो जन्म से उसको प्राप्त होता है, इसलिए वह उसका जन्म सिद्ध अधिकार होता है। और तब तक वह मेरे भीतर जागृत है, मैं बूढ़ा नहीं हूँ, कोई हथियार इस भावना को काट नहीं सकता, कोई आगे इसे जला नहीं सकती, कोई जल इसे भिगो नहीं सकता, कोई हवा इसे सुखा नहीं सकती। कह रहे हैं कि जो स्वराज्य है यह आत्मा की तरह है, इसको कोई जला नहीं सकता, कोई पानी इसको गला नहीं सकता और कोई भी हवा उसको सुखा नहीं सकती। कहने का मतलब कि यह स्वराज्य भी, स्वराज्य का अधिकार भी एक आत्मा की तरह अजर और अमर है, कभी भी नष्ट न होने वाली चीज़ें हैं। मैं उससे भी आगे बढ़कर के कहूँगा कि कोई भी CID पुलिस इसे पकड़ नहीं सकता। और आगे बताते हैं कि कोई भी खुफिया तंत्र हो, CID जैसी अपनी होती है, वो भी इसको पकड़ नहीं सकती है स्वराज्य को।
और मैं इसी सिद्धांत की घोषणा पुलिस अधीक्षक को मेरे सामने बैठे हैं के सामने भी करता हूँ, कलेक्टर के सामने भी, जिन्हें इस सभा में आमंत्रित किया गया था, और अश्वलिप लेखन को जो इसके भाषणों के नोट्स लेने में व्यस्त हैं, ये सामने भी। हम स्वशासन चाहते हैं, कह रहे हैं कि जो भी अधिकारी आए हैं, चाहे वो डीआईजी हो, चाहे वो पुलिस अधिकारी क्यों न हो, पुलिस कर्मचारी क्यों न हो, या नेतागण हो, सबके सामने मैं ऐसा भाषण देता हूँ, ऐसा घोषणा करता हूँ कि स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, और स्वराज्य जो हमारा है वह ऐसा है कि जिसको कि हमें मिलना चाहिए, और हमारे यहाँ स्वशासन हो। स्वशासन का मतलब अपना खुद का शासन होना चाहिए, और हमें वह हमारा स्वराज्य मिलना चाहिए। हमें अपना स्वराज्य स्वशासन अपना होना चाहिए। जिस विज्ञान की परिणति स्वशासन में होती है वही राजनीति विज्ञान है। कहते हैं कि जो विज्ञान स्वशासन में परिणित हो जाता है, बदल जाता है, वही विज्ञान राजनीति विज्ञान होता है, उसको ये पॉलिटिकल साइंस बोलते हैं, न कि वह जिसकी परिणित दास्ता में हो। कह रहे हैं कि जो विज्ञान गुलाम होता है, दास्ता से भरा होता है, गुलामी से भरा होता है, उसको विज्ञान नहीं कहते हैं, उसको पॉलिटिकल साइंस नहीं बोलते हैं। पॉलिटिकल साइंस तो वह है जो विज्ञान राजनीति में, स्वराज्य में परिणित हो जाए। राजनीति का विज्ञान इस देश के वेद हैं। जिस तरह से हमारे वेद होते हैं, उसी तरह से हमारा राजनीति विज्ञान भी हमारा वेद की तरह है, और उतना ही पवित्र होता है। आपके पास एक आत्मा है, और मैं केवल उसे जगाना चाहता हूँ। कह रहे हैं कि आपके पास जो आत्मा है उसको मैं जगाना चाहता हूँ, मतलब जो आत्मा है उसको जागृत करने, उसको उत्साहित करना चाहता हूँ। मैं उस पर्दे को हटा देना चाहता हूँ जिसे अज्ञानी, कुचक्री और स्वार्थी लोगों ने अपनी आंखों पर डाल दिया है। कह रहे हैं कि कुछ लोग स्वार्थी हैं, कुचक्र के कारण अपने स्वार्थ के वश में उस पर्दे, एक आपके सामने जो पर्दा रख दिए हैं आपकी आत्मा के आगे, अपनी आंखों के आगे आपके, उसको मैं केवल हटाना चाहता हूँ। और राजनीति के विज्ञान के दो भाग हैं, पहला दैवी और दूसरा राजसी। तो बता रहे हैं कि विज्ञान जो है, विज्ञान के दो भाग हैं, एक दैवी विज्ञान और दूसरा जो है राजसी विज्ञान। और एक राष्ट्र की दास्ता दूसरे भाग में आती है। राजनीति विज्ञान के राजसी भाग का कोई नैतिक औचित्य नहीं हो सकता। एक राष्ट्र को उसे उचित ठहराना है ईश्वर की दृष्टि में पाप का भागी है। कह रहे हैं कि राजनीति विज्ञान में जो राजसी प्रवृत्ति होती है, ऐसा विज्ञान जो है उसका औचित्य क्या है, नैतिक औचित्य नहीं हो सकता, उसका नैतिकता उसमें नहीं होती है। एक राष्ट्र को उसे उचित ठहराना, उचित माने सही साबित करना। राष्ट्र को अगर राजसी विज्ञान को साबित करना है, राजसी प्रवृत्ति को अपनाना है, उचित बनाना है, तो ये ईश्वर के प्रति पाप होगा। उनका मानना है कि हमारी जो प्रवृत्ति है वो राजसी नहीं होनी चाहिए, हमें देश के हित में कार्य करना चाहिए। हमारा विज्ञान जो हो वो देश के हित में काम करे, देश के अहित में काम न करे। कुछ लोगों ने उस बात को बताने का साहस होता है जो उनके लिए हानिकारक है, और कुछ लोगों में यह साहस नहीं होता। लोगों को इस सिद्धांत के ज्ञान से अवगत कराना चाहता हूँ कि राजनीति और धर्म शिक्षा का एक अंग है। ये बता रहे हैं कि बाल गंगाधर तिलक कहते हैं, कुछ लोगों को मैं ये बताना चाहता हूँ कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनमें साहस नहीं होता है कि हानिकारक क्या चीज़ें हैं, उसको लोगों को बताने के लिए उनमें साहस नहीं होता, और कुछ लोगों में होता है। और मैं यह अवगत कराता हूँ, लोगों को जानकारी प्रदान करना चाहता हूँ कि राजनीति और धर्म शिक्षा का एक अंग है। राजनीति जो है
धर्म शिक्षा का एक अंग है, धर्म से जुड़ा होता है। और धर्म की जो शिक्षा होती है ठीक उसी तरह से राजनीति भी एक अंग है। और धार्मिक और राजनीतिक शिक्षाएं भिन्न नहीं हैं, दोनों एक ही हैं। जिस तरह से धर्म पर चलना उसी तरह से राजनीति करना एक जैसा है। यद्यपि विदेशी शासन के कारण वे ऐसे प्रतीत होती हैं, राजनीति के विज्ञान में सभी दर्शन समाये हैं। कह रहे हैं कि यद्यपि हमारे यहाँ विदेशी शासन है और विदेशी शासन के होते हुए हमें ऐसा लगता है कि ये दो चीज़ें हैं, अलग अलग चीज़ें हैं, राजनीति अलग है और धर्म अलग है, लेकिन देखा जाए तो दोनों एक ही है। केवल हमारे यहाँ विदेशी शासन है इसलिए ऐसा हमको लगता है, लेकिन ऐसा है नहीं। इंग्लैंड भारत की सहायता से बेल्जियम जैसे छोटे से देश को संरक्षण देने का प्रयास कर रहा है, फिर वह कैसे कह सकता है कि हमें स्वशासन नहीं मिलना चाहिए। अभी कह रहे हैं कि इंग्लैंड जो है, यह उसका कहना कि हमें स्वशासन नहीं मिलना चाहिए, हमें अपनी स्वतंत्रता नहीं मिलनी चाहिए, ये उसका गलत कहना तक है। ये इंग्लैंड का कहना ये गलत है, क्योंकि उन्होंने उदाहरण दिया कि जब भारत की सहायता, इंग्लैंड भारत की सहायता से बेल्जियम जैसे छोटे देश को संरक्षण देने का प्रयास कर रहा है, तो ये गलत है। हमें स्वशासन नहीं मिलना चाहिए। जो हम में दोष देखते हैं वो लोभी प्रकृति के लोग हैं, जो हमारे अंदर कमियां देखते हैं और वो कमी देख करके कहते हैं कि भारत को स्वतंत्रता नहीं मिलनी चाहिए, ये लोभी किस्म के हैं, लालची किस्म के हैं। परंतु ऐसे लोग भी हैं जो परम कृपालु ईश्वर में भी दोष देखते हैं। तो कुछ ऐसे लोग हैं जो कि ईश्वर में भी दोष निकालते हैं, गॉड में भी कमी निकालते हैं। जो कि कृपालु है, दयालु है, सबकी रक्षा करता है, सबका संरक्षण करता है, उसमें भी कमी निकालने वाले कुछ लोग ऐसे हैं। हमें किसी की बात की परवाह किए बिना अपने राष्ट्र की आत्मा की रक्षा करने के लिए कठोर प्रयास करने चाहिए। कहते हैं हमें किसी भी चीज़ की परवाह किए बिना हमको अपने राष्ट्र की आत्मा को बचाना है, उसको संरक्षण करना है और उसके लिए कठोर से कठोर प्रयास करना चाहिए। अपने उस जन्मसिद्ध अधिकार की रक्षा में ही हमारे देश का हित छिपा हुआ है। कांग्रेस ने स्वशासन का यह प्रस्ताव पास कर दिया है। कहते हैं कि कांग्रेस में यह स्वशासन का जो है प्रस्ताव जो है पास हो चुका है और हमें अपने स्वराज्य, हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, इस पर हमें कार्य करना चाहिए और वह जो है हमारे हित में है, इसके बारे में हमें सोचना चाहिए। प्रांतीय सम्मेलन कांग्रेस की ही देन है, जो उसके आदेशों पर पालन करता है। इस प्रस्ताव को लागू कराने हेतु कार्य करने के लिए हम कृत संकल्प हैं। कहते हैं कि हम कृत संकल्प का मतलब दृढ़ संकल्प हैं कि हम ऐसा प्रस्ताव लाएंगे और उस प्रस्ताव से कांग्रेस भी प्रयास में है कि ऐसे आदेशों का पालन करना होगा जिसमें कि देश के हित में कार्य किया जाएगा। चाहे ऐसे प्रयास हमें मरुभूमि में ही ले जाए, चाहे हमें अज्ञातवास में रहना पड़े। कह रहे हैं मरुभूमि माने जहाँ पर मृतक स्थली पर अगर हमको मरना भी पड़े तो भी हमें कोई परवाह नहीं, लेकिन हम इससे पीछे नहीं हटेंगे। और अज्ञातवास में रहना पड़े अगर हमको इसके लिए, अपने स्वराज्य के लिए अज्ञातवास का जीवन जीना पड़े, छिप करके भी रहना पड़ेगा, तो भी हमें कोई तकलीफ नहीं होगा। और चाहे हमें कितने ही कष्ट उठाने पड़े या अंत में चाहे जान भी गंवानी पड़े, लेकिन हमें अपने स्वराज्य की जो है स्वतंत्रता लेनी ही है। ये कहते हैं कि अगर हमें प्राण भी देना पड़ेगा तो भी हम पीछे नहीं हटेंगे। श्री रामचंद्र ने ऐसा किया था। उस प्रस्ताव को केवल तालियां बजाकर पास न कराएं, बल्कि इस प्रतिज्ञा के साथ कराएं कि आप इसके लिए काम करेंगे। हम सभी संभव, संवैधानिक और विधि सम्मत तरीके से स्वशासन की प्राप्ति के लिए कार्य करेंगे। यहाँ पर
लोक बाल गंगाधर तिलक ने बताया कि हमें केवल तालियां नहीं बजाना है, बल्कि संकल्प लेना है कि कुछ भी हो जाए, हम अपने संविधान का पालन करते हुए अपने स्वराज्य के लिए काम करेंगे और पूर्ण स्वराज्य की स्थापना करके रहेंगे और इसके लिए अपने यहाँ अपने तरीके से स्वशासन लागू करेंगे। जॉर्ज ने खुलकर स्वीकार किया है कि भारत के सहयोग के बिना इंग्लैंड अब चल नहीं सकता। तो अभी कह रहे हैं कि अंग्रेज़ों के जो अधिकारी हैं जॉर्ज, उन्होंने बताया, उन्होंने ऐसा स्वीकार किया है कि अगर हमको आगे बढ़ना है तो भारत का साथ लेना पड़ेगा और 5000 वर्ष पुराने एक राष्ट्र के बारे में सारी धारणाएं बदलनी होगी। जो धारणाएं हैं, हमारे जो विचार हैं, हमारे देश के प्रति जो हमारे अंदर विचार हैं, जो पुरानी परंपराएं हैं, उसको हमें बदलना पड़ेगा। और फ्रांसीसी रणभूमि में भारतीय सैनिकों के ने ब्रिटिश सैनिकों की जान बचा करके अपनी बहादुरी का परिचय दिया है। और उन्होंने बताया कि फ्रांसीसी रणभूमि में भारतीय सैनिकों ने ब्रिटिश सैनिकों की जो रक्षा की है, बचाया है, उनके प्राणों को बचाया है, यह बचा करके बहादुरी का परिचय दिखाया है। भारत के जो सैनिक है, ये वीरता का परिचय दिया है और हमें उन्हें बता देना चाहिए कि हम 30 करोड़ भारतीय साम्राज्य के लिए अपनी जान भी देने के लिए तैयार हैं। और अंग्रेज़ों को ये बताना चाहिए, हम भारतीयों को, कि हम 30 करोड़ लोग, भारत के सभी निवासी, ये जान देने के लिए हमेशा तत्पर हैं और किसी भी तरह हम अपने स्वराज्य की स्थापना करके रहेंगे और पूर्ण स्वराज लेकर के ही छोड़ेंगे। ये जो है हमें साबित करना होगा और इस साबित करके अंग्रेज़ों को ये बताना होगा। तो ये जो है पाठ जो है यहाँ पर बच्चों समाप्त होता है, जिसमें लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने बड़े ही अच्छे ढंग से भाषण के द्वारा लोगों को जागृत करने का प्रयास किया है और परतंत्र भारत को स्वतंत्र करने के लिए एक दृढ़ संकल्प भावना से ओत प्रोत किया है। ये पाठ यहाँ पर बच्चों आज समाप्त हो।